इमेजिन करो अगर मैं आपसे कहूं कि आज इंडिया के मैप पर जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र या गुजरात आप देखते हो, शायद ये स्टेट्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और इसकी वजह कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, ना ही कोई चीफ मिनिस्टर था और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बल्कि सिर्फ एक आदमी जिसने 58 दिन तक यानी कि 58 डेज तक खाना नहीं खाया। और जब उसकी डेथ हुई तो पूरा साउथ इंडिया जल उठा। इसकी वजह से राइट्स हुए, रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दिए गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज तक जला दिए गए और सिर्फ 3 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को अपना डिसीजन बदलना पड़ा। एक हंगर स्ट्राइक जो सिर्फ एक स्टेट बनाने के लिए शुरू हुई थी, उसने पूरे इंडिया का मैप ही बदल दिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दामिनी और हम बात कर रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री के उन लैंडमार्क हंगर स्ट्राइक्स के बारे में जिन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं किया, बल्कि लॉज, पॉलिसीज और कभी-कभी पूरे देश की डायरेक्शन भी बदल दी। और आज की स्टोरी ऐसी ही एक इंसान की है जिसका नाम शायद हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ एक लाइन में लिखा होता है, लेकिन जिसकी सैक्रिफाइस के बिना आज का इंडिया शायद बिल्कुल अलग दिखता। हिज नेम वाज पोत्ती श्रीरामुलु। ईयर 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, ब्रिटिशर्स चले गए थे, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी। ब्रिटिशर्स ने स्टेट लैंग्वेजेस के बेसिस पर नहीं बनाए थे, उन्होंने प्रोविंसेस बनाए थे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से। मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल स्पीकर्स भी थे, तेलुगु स्पीकर्स भी थे और कन्नड़ा स्पीकर्स भी थे, और इन सब के साथ थे मलयालम स्पीकर्स। अब सोचिए, अगर राजस्थान, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र को एक ही स्टेट बना दिया जाए और उस स्टेट की गवर्नमेंट किसी एक ही लैंग्वेज में काम करे तो बाकी लोगों को कैसा लगेगा? एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम तेलुगु स्पीकिंग लोग फेस कर रहे थे। इन लोगों का मानना था कि हम पॉपुलेशन में बहुत बड़े हैं, टैक्स भी देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो डिमांड बहुत सिंपल थी, एक अलग तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। आज ये डिमांड हमें शायद नॉर्मल लगती है, लेकिन 1950 में यानी कि 1950 में ये डिमांड इंडिया के लिए डेंजरस मानी जाती थी। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग बोलते हैं कि नेहरू ने आंध्रा स्टेट क्यों नहीं बनाया। रीज़न पॉलिटिकल नहीं था, रीज़न था हिस्टोरिकल। सिर्फ 3 साल पहले पार्टीशन हुआ था, लाखों लोग मरे थे, करोड़ माइग्रेट हुए थे, और इसी वजह से गवर्नमेंट को डर था कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाना शुरू किया तो कल रिलीजन के नाम पर, फिर कास्ट के नाम पर, फिर कम्युनिटीज के नाम पर और फिर रीजन के नाम पर ये स्टेट्स बनाने पड़ेंगे। हर जगह नए स्टेट्स की डिमांड शुरू हो जाएगी और इसी वजह से पहले डर कमीशन बना, फिर जेवीपी कमेटी बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्तबी श्रीरमैया थे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि अभी लिंग्विस्टिक स्टेट्स मत बनाओ, मैटर खत्म। एटलीस्ट गवर्नमेंट को तो ऐसा ही लगा, लेकिन एक आदमी ने ना डिसाइड कर लिया था कि ये फाइट अब खत्म नहीं होगी। पोत्ती श्रीरामुलु कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, ना ही उनके पास कोई पावर थी, ना पैसा, ना ऑर्गेनाइजेशन। वो एक सिंपल से इंजीनियर थे जो बाद में महात्मा गांधी के फॉलोअर बन गए। वो साबरमती आश्रम में रहे, उन्होंने नमक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, दलित टेम्पल एंट्री के लिए पहले भी वो फास्टिंग कर चुके थे। इसका मतलब ये उनका पहला प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। उनके लिए फास्टिंग एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट था। 19 अक्टूबर 1952 यानी कि 19 अक्टूबर 1952 मद्रास में वो एक घर के वरांडा में क्वाइटली बैठ गए और उन्होंने अनाउंस किया कि जब तक आंध्रा स्टेट नहीं बनेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। गवर्नमेंट ने सोचा 2-4 दिन में फास्ट टूट जाएगा। मीडिया भी इनिशियली बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सिचुएशन बदलने लगी। पहले एक हफ्ता निकला, फिर एक महीना निकला, फिर 45 दिन निकले और फिर निकले 50 दिन। डॉक्टर्स वार्निंग देने लगे, बॉडी ऑर्गन्स फेल होने लगे और वेट रैपिडली गिरने लगा। इसी बीच बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स होने लगी, हजारों की संख्या में तेलुगु स्पीकिंग लोग रोज उनसे मिलने आने लगे, लेकिन दिल्ली अभी भी शांत था। और फिर आई 15 दिसंबर 1952 यानी कि 1952। 58th डे पोत्ती श्रीरामुलु की डेथ हो गई और उसके बाद जो हुआ उसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। आंध्रा रीजन एक्सप्लोड कर गया, मैसिव प्रोटेस्ट होने लगे, रेल रोको आंदोलन होने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक होने लगे और पुलिस फायरिंग भी होने लगी, और इसका रिजल्ट हजारों की संख्या में डेथ्स। पब्लिक एंगर इतना इंटेंस था कि सिर्फ 3 दिन बाद 18 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने अनाउंस किया कि आंध्रा अब एक अलग स्टेट बनेगा। एक अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट 3 साल से रिफ्यूज कर रही थी, वो सिर्फ 3 दिन में एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन स्टोरी ना यहाँ बिल्कुल खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। आंध्रा स्टेट बन गया, अब महाराष्ट्र ने बोलना स्टार्ट किया कि हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पर अलग स्टेट चाहिए। फिर आया गुजरात, केरला, कर्नाटका, पंजाब, सब जगह ये डिमांड्स शुरू होने लगी। गवर्नमेंट को समझ आ गया कि अब
पीस मील सोल्यूशन से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। इस एक एक्ट ने इंडिया का पूरा पॉलिटिकल मैप ही रिडिजाइन कर दिया। आज हम जिस फेडरल इंडिया को जानते हैं उसकी फाउंडेशन एक हंगर स्ट्राइक के बाद रखी गई। कभी कभी हिस्ट्री ना सिर्फ एक इलेक्शन से नहीं बदलती, कभी कभी एक इंसान का सिर्फ डिटर्मिनेशन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व कर देता है। और पोत्ती श्रीरामुलु की स्टोरी हमें भी यही सिखाती है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स कभी कभी सिर्फ तब सुनती है जब पब्लिक इमोशन पॉलिसी से बड़ा हो जाता है, लेकिन साथ ही एक बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी छोड़ जाती है। क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी इंसान को अपनी डिमांड मनवाने के लिए जान देनी पड़नी चाहिए? ये सवाल 1952 में भी था और शायद आज भी रेलेवेंट है। अगर आज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र या गुजरात में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखो, इन स्टेट्स की हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से नहीं बनी है। एक इंसान ने अपनी जान देकर इस डिबेट को नेशनल एजेंडा बनाया था। मैं कमेंट्स में आप सबसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही आंध्र को स्टेट बना दिया होता, क्या इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर और भी स्टेबल होता या फिर देश और ज्यादा डिवाइड हो जाता? अपनी ओपिनियन जरूर बताना। मैं जेन्युइनली कमेंट्स पढ़ूंगी और कुछ इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करूंगी। अगर आपको ऐसे ही हिस्ट्री के वो चैप्टर्स पसंद हैं जो सिर्फ डेट्स नहीं बल्कि इंडिया को समझाने का नजरिया बदल देते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं दामिनी और मिलते हैं अगली स्टोरी में, जहां एक हंगर स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे जिसने इंडियन डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए बदल दिया।